गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण 7वां चैप्टर अपना चल रहा है और 7वें चैप्टर में मैंने आपको जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज थी यानी प्राथमिक क्रियाकलाप, प्राथमिक व्यवसाय, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होते हैं, कि उसमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों का जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधा ही डायरेक्टली यूज किया जाता है, तो वो हमारे प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में बहुत सारे क्रियाकलाप थे, जैसे खाद्य संग्रहण है, आपका शिकार करना, लकड़ी काटना, खनन कार्य करना, मछली पकड़ना, बहुत सारी एक्टिविटीज थी। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीय व्यवसाय। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उससे रिलेटिव आज के होमवर्क में आपको ये 3 क्वेश्चन है, ये कर लेंगे, नोट कर लेंगे। सब अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले द्वितीय व्यवसाय क्या होते हैं। देखिए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनको प्रत्यक्ष रूप से उपयोग न करके मानव जो है अपने बुद्धि विवेक के द्वारा उसको परिष्कृत और तकनीकी के बल पर उनको शुद्ध करके और उन्हें अधिक मूल्यवान वस्तुओं में बदल करके उपयोग करता है, तो वो हमारे द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसकी दोबारा से डेफिनेशन समझ लो कि द्वितीय व्यवसाय क्या है, कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधनों का को मानव परिष्कृत करके, संशोधित करके उन्हें और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया या क्रिया द्वितीय व्यवसाय कहलाती है। ठीक है, द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अब बात आती है उदाहरण से स्पष्ट करो, हम कैसे मान लें साहब, कैसे। तो देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे बहुत सारी खनन क्रिया के माध्यम से लोहा है, तो तांबा, इनका अपन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इनको अपन शुद्धिकरण करके, इनका रिफाइन करके इस्पात तैयार होता है। इस्पात से बहुत सारी मशीनें तैयार होती हैं, तो वो सब हमारा द्वितीय में आ गया। इसी प्रकार जैसे कपास होता है, कपास का सीधा उपयोग अलग है, फिर कपास से वस्त्र बन जाते हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाती है ना, तो वो वस्त्र बन जाते हैं तो वो क्या हो गए, और उपयोगी हो गए, मूल्यवान हो गए। तो यानी द्वितीय सेक्टर में प्राथमिक सेक्टर की जो वस्तु होती है वो द्वितीय सेक्टर में आकर के उसका उपयोग भी बदल जाता है, उसके मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है और उसके गुण भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक व्यवसाय का जैसे लकड़ी काटना, लकड़ी का, अब साधारण लकड़ी की क्या कीमत होती है, लेकिन उसी लकड़ी के जब फर्नीचर उद्योग में उसको काम में लेकर के टेबल कुर्सी, बेंच, सोफे, बेड तैयार कर लेते हैं तो वो कितने कीमती हो जाते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे ही आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते, जैसे गन्ना है, गन्ने से आपका जैसे चीनी है, गुड़ है, एल्कोहल है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं, उनकी क्या कीमत होती है आप सब जानते हो। तो ये इसके क्या हुए, बहुत सारे उदाहरण हुए। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाता है कि द्वितीय व्यवसाय किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट करिए। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन कौन सा हमारा, द्वितीय व्यवसाय में कौन कौन सी गतिविधियों को शामिल किया जाता है। ये मैंने बहुत सारी लिखा दी है आपके लिए द्वितीय व्यवसाय में, ये मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, कई बार इसको पूछ लिया जाता है। तो देखिए, द्वितीय व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग धंधे, कल कारखाने इसको शामिल किया जाता है। इनको शॉर्ट रूप में आप निर्माण लिख सकते हो सीधा। दूसरा निर्माण, निर्माण में आपका भवन निर्माण है, सड़क निर्माण है, ऐसी जो एक्टिविटी होती है वो निर्माण के अंतर्गत आती है। तीसरा खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण का मतलब यानी जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको संशोधित कर दिया जाता है जिससे वो लंबे समय तक बने रहें। जैसे आपने रेलवे में आपने डिब्बा बंद भोजन किया होगा, खाद्य पदार्थ खाए होंगे। इसी प्रकार जैसे आपका जो आम होता है, साधारण आम होता है तो वो 2 दिन में 4 दिन में खराब हो जाएगा, लेकिन उसी आम को अपन सिरका डाल करके या तेल डाल करके उसको परिष्कृत कर देते हैं, अचार बना देते हैं, तो वो सालों तक चलता है, सालों तक खराब नहीं होता है। तो ये चीजें जो है खाद्य प्रसंस्करण के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये द्वितीय सेक्टर का ही एक उदाहरण आप मान सकते हो। इसी प्रकार और भी बहुत सारी, जैसे आपका डेयरी उद्योग है, डेयरी फार्म जो है वो द्वितीय सेक्टर का है। और विशेषीकृत कृषि यानी जिसको अपन वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, आगे अपन चर्चा करेंगे अगले चैप्टरों में, तो वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है दूसरा क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया होगा। और कहीं भी किसी भी टॉपिक को लेकर के, क्वेश्चन को लेकर के आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय व्यवसाय में निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी किसी भी उद्योग को कहीं पे भी स्थापित नहीं कर सकते, विशेष
दशाएं होनी चाहिए। तो द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, किसी भी चीज को उद्योग में लगाने सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कच्चा माल। तो पहला तो यही हो गया, ठीक है, हमें कच्चा माल चाहिए। चाहे हम कोई भी किसी भी चीज का उद्योग धंधा कोई भी लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो रॉ मटेरियल चाहिए, तभी तो हम प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए? कच्चा माल। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? शक्ति के साधन। भाई अपन जब कच्चा माल हम ले आए तो कच्चे माल पर उसको तैयार भी तो करना है, तो उसके लिए हमें शक्ति के साधन चाहिए। जब तक मशीनों को चलाने के लिए हमें लाइट बिजली पर कुछ नहीं मिलेगा तो वो मशीनें कैसे चलेंगी? तो ये दूसरी चीज, शक्ति के साधन। तीसरा, पूंजी। इन सारे भाई कच्चा माल खरीदने के लिए शक्ति के साधन हमें प्रॉपर्ली चाहिए, तो उसके लिए हमें काफी बड़े स्तर पर पूंजी की आवश्यकता होगी। तो तीसरा हो गया आपका पूंजी। चौथा हो गया आपका परिवहन एवं संचार के साधन। एक कच्चा माल खरीद लिया आपने, उसको फैक्ट्रियों तक भी तो लाना है, तो वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही हो पाएगा। सर पे कितना ले जा सकते हैं, तो परिवहन अपने को चाहिए। माल तैयार हो गया, उसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो वो भी हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, तो परिवहन के साधन। और दूसरा संचार। संचार, कच्चा माल कितना खरीदना है, कहाँ कितना माल भेजना है, तो ये आपसी संपर्क बनाए जिससे समय और पैसे की बचत हो सके और अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो उसके लिए हमें संचार के साधन भी, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो संचार के साधन भी चाहिए। तो ये चौथा हो गया परिवहन एवं संचार के साधन। और आपका फिर पांचवें नंबर पे आता है बाजार। बाजार भी चाहिए, तैयार माल को बेचने के लिए हमें बाजार की भी आवश्यकता पड़ेगी। बगैर बाजार के क्या होगा? बना बना के रखते जाओ। और बाजार क्या होता है? जहाँ 50 दुकानें इकट्ठी हुई एक जगह, तो वो बाजार हो, उसको आप कहो तो वो बाजार नहीं होता है। बाजार की अगर डेफिनेशन, बाजार उसको कहते हैं जहाँ उत्पादित माल की मांग हो और लोगों को खरीदने की उनमें क्रय शक्ति हो, खरीद सके वो होता है बाजार। मान के चलो जैसे आपका ट्रैक्टर है, अब ट्रैक्टर को आप भरतपुर में बेचो तो कोई, या कुचामन में आप बेचो तो कोई बेच खरीदेगा क्या? क्योंकि वहाँ क्या काम है? वहाँ तो कोई मारुति खरीदेगा, स्कॉर्पियो, बोलेरो वगैरह ऐसी गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन ट्रैक्टर कौन खरीदेगा? किसान खरीदेगा। तो किसान कहाँ खरीदेगा? किसान कहाँ रहता है? गाँव में रहता है। तो ट्रैक्टर का मार्केट कहाँ हो गया? गाँव हो गया। तो आप समझ गए। तो मार्केट का मतलब, बाजार का मतलब क्या है? कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ उत्पादित माल की मांग हो और वहां के लोगों में उसे खरीदने की क्षमता हो, उनकी क्रय शक्ति हो, तो वो कहलाता है बाजार। ठीक, तो ये हो गया आपका बाजार। बाजार भी चाहिए। छठा है आपका सरकारी नीति। मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बन पाता है, तो आप शॉर्ट में समझेंगे। और देखिए, गवर्नमेंट भी जो है उद्योगों को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकती है। अगर सरकार विभिन्न प्रकार की टैक्स में, लाइट पानी बिल जगह में सहूलियत देती है, टैक्स में कमी करती है, तो वहाँ उद्योगों को क्या प्रोत्साहन मिलता है। वही दूसरी तरफ इनको अगर बढ़ा देती है तो उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, वो उत्पादन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो सरकारी नीति भी उद्योगों के लिए बहुत मायने रखती है। इसी प्रकार है आपका अगला पॉइंट, श्रम। भाई काम करने के लिए मजदूर भी तो चाहिए, बगैर मजदूरों के कैसे हो पाएगा? तो श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। और नंबर 8 का आपका प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब होता है तकनीकी विकास का स्तर। जितनी ज्यादा तकनीकी अच्छी स्तर की होगी, उससे उतना ही फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि हम कम कीमत पर, कम उत्पादन लागत पर एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे जापान में कोई भी कच्चा माल पैदा नहीं होता है, वो हर प्रकार का कच्चा माल जो है दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी, तकनीक विकास इतने हाई लेवल का है, तो वो बाहर से सामान मंगाकर भी इतनी कम कीमत पर वस्तुएं तैयार कर लेता है कि जितनी जहाँ कच्चा माल पैदा होता है वो नहीं कर पाते। तो तक प्रौद्योगिकी नवाचार भी उद्योगों की स्थापना बहुत मायने रखता है। तो आज के होमवर्क में आपके लिए 3 क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है ये सारे क्लियर होंगे। और कहीं भी आपको कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ लेना। इससे आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।